निधि को हमेशा से ही कुछ न कुछ जुगाड़ लगाकर नया बनाने की आदत थी। वो आए दिन किसी सब्जी को या फिर किसी दाल को नया एक्सपेरिमेंट करके उसे कुछ और नया बना दिया करती। और ऐसी एक दिन निधि रसोई में छोक लगा रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सास रेखा आती है और निधि से कहती है, निधि क्या बना रही है तू? माँ जी, आज मैं तोरी और आलू की सब्जी बना रही हूँ। क्या? तोरी और आलू? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये निधि का कॉम्बिनेशन है। आप खा कर देखना, बड़ा मजा आएगा। पर तुझे पता है ना कि तेरे पति को तोरी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तभी तो ये कॉम्बिनेशन बनाया है, और अब उन्हें तोरी का पता भी नहीं चलेगा और वो तोरी की सब्जी खा भी लेंगे। अरे तू भी ना बहू, पता नहीं क्या से क्या बनाती रहती है। अरे अपने पति को अदल बदल के हेरा फेरी करके हरी सब्जियां खिलाना सही है, और यही मेरा जुगाड़ है। चल ठीक है, जल्दी से खाना बना ले, वैसे भी देर हो गई है। बस सब बन ही गया है माँ जी, आप जाकर टेबल पे बैठिए, मैं जल्दी से खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर निधि अपनी सास को रसोई से बाहर भेज देती है। रेखा और निधि का पति अमित बाहर बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी निधि गर्मा गर्म खाना टेबल पर लगा देती है और फिर अपनी सास और पति को खाना परोस देती है। अमित बड़े ही स्वाद लेकर तोरी और आलू की सब्जी को खा रहा था, और जैसे ही वो खाना फिनिश करता है तभी निधि कहती है, कैसा लगा जी खाना? अच्छा बना था ना? अरे बहुत बढ़िया था, और सब्जी तो बहुत स्वाद थी। सही बताऊं तो मजा आ गया। वैसे आपको पता है आज मैंने आपको क्या खिलाया है? अरे आलू की सब्जी थी, और क्या था? सिर्फ आलू की सब्जी नहीं, बल्कि आलू और तोरी की सब्जी थी। तोरी? अरे क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है कि मुझे तोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अब तो आपने तोरी खा ली और तोरी की तारीफ भी कर दी। बेटा तेरी ये जुगाड़ू बीबी ना कुछ भी कर कर तेरी नापसंद सब्जी को ना तुझे खिला ही देती है। ऐसे ही सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं और दिन गुजर जाते हैं। निधि के एक्सपेरिमेंट हर दिन ऐसे ही चल रहे होते हैं। एक शाम जब अमित ऑफिस से घर आता है तो वो रास्ते से सभी के लिए मोमोज ले आता है। सभी लोग बैठकर मोमोज खाते हैं। काफी मोमोज खाने के बाद भी थोड़े से मोमोज बच जाते हैं। ये देखकर रेखा बोलती है, बेटा तू कितने ज्यादा मोमोज ले आया? अरे इतने सारे मोमोज खाने के बाद भी इतने सारे बच ही गए। जब आपके घर में मेरी जैसी बहू है तो कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। इस मोमोज से भी हम काम चला लेंगे। तुम क्या इस मोमोज को रीफ्राई करोगी? आपको क्या टेंशन हो रही है? मैं चाहे इन मोमोज का कुछ भी करूं, लेकिन खराब तो नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, जो करना है ना वो कर लेना, लेकिन कुछ गंदा सा मत बनाना। आज तक मैंने बनाया ही नहीं है गंदा खाना, और आगे भी मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। अरे मेरे लिए डिनर मत बनाना, मोमोज खा के मेरा पेट भर गया है। मैं चला अपने कमरे में आराम करने। पर बहू मैं ना कुछ नहीं खाऊंगी, और हाँ अगर भूख लगी ना मुझे तो एक गिलास दूध पीकर सो जाऊंगी। ठीक है, आप लोग आराम करिए, मैं थोड़ा अपना काम खत्म कर लेती हूँ। ऐसे ही निधि अपने बाकी के छोटे मोटे कामों को खत्म करती है, फिर आराम के लिए अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन जब वो खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तभी उसे रात के बचे हुए मोमोज का ध्यान आ जाता है। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार निधि के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से बोलती है, बस ये मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर जाए और सबको पसंद आ जाए। ऐसे ही निधि सब्जी का मसाला तैयार करती है और ग्रेवी बनाने के बाद उसमें पहले से बने मोमोज डाल देती है। कुछ देर पकाने के बाद निधि की मोमोज की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। अब निधि गर्मा गर्म खाना परोसकर अमित और रेखा को देती है, और अमित सब्जी को देखकर कहता है, अरे ये क्या है? ये किस चीज की सब्जी बनाई है तुमने? मोमोज की सब्जी बनाई है मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मोमोज की भला कोई सब्जी बनाता है क्या? क्यों नहीं हो सकती? जब ग्रेवी वाले मोमोज हो सकते हैं, तंदूरी मोमोज हो सकते हैं, तो मोमोज की सब्जी क्यों नहीं हो सकती? अरे हर किसी चीज की ऐसी सब्जी नहीं बनती बहू। आप बिना खाए ही मेरी सब्जी पे कमेंट कर रहे हैं, पहले खाकर तो देखिए कैसी बनी है। निधि के कहने पर रेखा और अमित दोनों ही मोमोज की सब्जी खा लेते हैं, और मोमोज की सब्जी दोनों को बहुत पसंद आती है। दिन गुजरते हैं। निधि हर दिन कुछ न कुछ बदल बदल कर ऐसे ही बनाती रहती, और ऐसे एक दिन अमित का एक दोस्त योगेश घर पर आता है और अमित निधि से बोलता है, निधि एक काम करो, आज तुम ना मोमोज वाली सब्जी बना दो। मोमोज वाली सब्जी? पर किस लिए? अरे योगेश के लिए बना देना, उसे भी तो पता चले कि मेरी बीवी कितनी टैलेंटेड है। अरे मोमोज की सब्जी बनाती है। इतना कहकर अमित फटाफट से बाजार में जाता है
और निधि को मोमोज लाकर दे देता है। इसके बाद निधि फटाफट से मोमोज की सब्जी बना देती है और बाकी की तरह योगेश को भी निधि के हाथों की बनी मोमोज की सब्जी बहुत पसंद आती है और वह सब्जी की तारीफ करते हुए बोलता है, वाह भाभी वाह, मोमोज के इतने सारे वर्जन मैं ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन सच कहूँ तो इतना बेस्ट मैंने आज तक नहीं खाया। अपनी वाइफ से कहूँगा, जाकर वो भी बनाना सीखेगी और बनाएगी। अगर तेरी वाइफ को नए नए आइडिया नहीं आते ना तो मेरी निधि से ट्रेनिंग दिलवा दे, एक नंबर का खाना बनाती है। हाँ भाई, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी पत्नी तो खाने के नाम पर सिर्फ वो बनाती है। लेकिन कोई बात नहीं, भाभी है ना, भाभी सिखाएंगी। ऐसे ही सभी लोग बातें करते हैं और आराम से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद योगेश चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो सभी लोग निधि से हमेशा मोमोज की सब्जी बनाने की ही डिमांड करते हैं। ऐसे एक दिन रेखा की पड़ोसन विमला अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर रेखा के घर आती है और बोलती है, ये ले रेखा, तुझे पूरे परिवार समेत आना है मेरी बेटी की शादी में। आंटी जी, वैसे आपने शादी के मेन्यू में क्या क्या रखा है और क्या क्या बनवा रही हैं आप? अरे बहुत कुछ बनवाया है, डोसा है, मिक्स वेज है, दाल मखनी, शाही पनीर, नान, रोटी, मिस्सी रोटी, चावल, गोलगप्पे, सब कुछ है। मोमोज नहीं है क्या? मोमोज वो भी कोई शादी में रखता है क्या बहू? रखते हैं ना। आप मोमोज की सब्जी बनवा दो, देखना सारी बाराती कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हैं? मोमोज की सब्जी? इसकी सब्जी भी बनती है क्या? अरे बिल्कुल बनती है, आप कहें तो आपको भी ट्राई करवा दूं। बहू, अपने हाथ का जादू ना तो इनको भी दिखा दे। इतना कहकर निधि जल्दी से रसोई में जाती है और बची हुई थोड़ी सी मोमोज की सब्जी कटोरी में लाती है और विमला को खाने को देती है। विमला जैसे ही सब्जी खाती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलती है, अरे वाह, ये तो सच में लाजवाब है। अब तो मेरी बेटी की शादी में ये मोमोज की सब्जी ही बनेगी। बहू, अब हलवाइयों से सब्जी बनवाने की जिम्मेदारी तेरी है। कुछ दिन बाद विमला की बेटी की शादी का दिन आ जाता है। विमला जल्दी से निधि को हलवाइयों के पास ले जाती है और बोलती है, बहू, अब इन हलवाइयों के साथ सारे बारातियों के लिए मोमोज की सब्जी बनाना तेरी जिम्मेदारी है। नाक नहीं कटनी चाहिए मेरी। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है और हलवाइयों के साथ मिलकर मोमोज की सब्जी बनाने की तैयारियां करना शुरू कर देती है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार सभी बारातियों के लिए मोमोज की सब्जी बना दी जाती है और बारात में जितना शोर दुल्हा दुल्हन का नहीं था, उससे ज्यादा चर्चे तो निधि के हाथों से बने हुए मोमोज की सब्जी के हो रहे थे। अब विमला की बेटी की शादी के बाद से तो हर कोई निधि से मोमोज की सब्जी बनाना सीखने आता है और सिर्फ मोमोज की सब्जी के चलते ही निधि बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। अब हर कोई निधि की बहुत ही तारीफ किया करता। ऐसे एक दिन रेखा अपनी बहू से बोलती है, कमाल कर दिया बहू तूने तो, तेरे एक जुगाड़ ने तो हमें इतना फेमस कर दिया। माँ जी, कभी कभी छोटे एक्सपेरिमेंट भी ना बड़े बड़े धमाके कर देते हैं। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल तेरी मोमोज की सब्जी की जैसी। वही तो, अगर उस दिन मोमोज ज्यादा नहीं आते तो शायद मैं मोमोज की सब्जी बनाती ही नहीं कभी, और कभी मेरे मोमोज की सब्जी की इतनी चर्चा भी नहीं होती और ना ही कोई तेरी इतनी तारीफ करता। तेरे मोमोज ने तो तेरी लाइफ ही चेंज कर दी। इतना कहकर दोनों सास बहू हाई फाई करती हैं और खूब हंसती हैं और इस तरह आने वाले दिनों में भी निधि कोई न कोई एक्सपेरिमेंट करती ही रहा करती और लोगों से चर्चा बटोरा करती। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ सब रहते तो एक ही घर में थे, लेकिन उनका खाना पीना, रहन सहन सब कुछ अलग अलग था। ऐसे ही एक दिन कविता टीवी देख रही होती है, तभी वहाँ पर अर्चना आती है और उससे कहती है, अरे कविता बेटा, आपके एग्जाम आने वाले हैं और आप सारा दिन टीवी देखती रहती हो, पढ़ाई तो करती नहीं हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। माफ करना चाची, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप मुझ पर ज्यादा ही कुछ रोक टोक करती हो? अरे नेहा भी तो है, आप उनको तो कुछ नहीं बोलती, सारा दिन खेलती रहती हैं। बेटा, उसने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है और मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। मत बोलो मेरे भले के लिए कुछ भी, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, समझी आप? अब जाओ यहाँ से। कविता अपनी चाची के ऊपर जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अर्चना की सास और कविता की माँ मीनाक्षी दोनों आते हैं। क्या हुआ कविता बेटा, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? अरे चाची से पूछो ना कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। इतना बोलकर कविता वहाँ से उठकर चली जाती है तो ही मीनाक्षी उसकी सास अर्चना से सवाल करती है, अर्चना क्या हुआ, कविता इस तरह चिल्ला क्यों रही थी? हाँ बहू, कुछ हुआ है क्या?
माँ जी वो ना बहुत देर से टीवी देख रही थी और उसके ना एग्जाम आने वाले हैं, तो मैंने बस इतना ही कहा कि बेटा पढ़ाई कर ले, और वो इस बात पर इतना भड़क गई कि पता नहीं क्या ही हो गया उसको। आखिर मैंने उसे पढ़ने के लिए ही कहा था ना, तो वो इतना क्यों भड़क गई। क्या अर्चना, सच में तुम गरीब लोगों के अंदर जरा भी सेंस नहीं होता। तुम भले ही इस बड़े घर में रह रही हो, लेकिन तुम्हारी सोच वही 2 कौड़ी वाली ही है। मीनाक्षी बहू चुप बिल्कुल। और ये तो कैसे बात कर रही है छोटी बहू से? इस तरह से बात की जाती है? और ये तो क्या बोल रही है, 2 कौड़ी वाली? और एक बात बता, इसने तेरी बेटी को पढ़ने के लिए क्या कह दिया? मतलब इसकी सोच 2 कौड़ी वाली हो गई, तो इतनी नीच है। माँ जी, सच में आप भी ऐसी बात कर रही हैं? अरे आजकल बच्चों पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ताकि बाद में जब बच्चे के मार्क्स कम आए तो वो खुद के साथ कुछ कर बैठे। माफ करना दीदी, मैंने कविता को ना अपनी बेटी समझकर समझाया था, पर मैं ये भूल गई थी कि कविता ना एक बिजनेसमैन की बेटी है और मैं एक मामूली सी सब्जी बेचने वाले की बीबी। मेरी इतनी हैसियत नहीं है ना कि मैं आपकी बेटी को कुछ बोल सकूं। अर्चना, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? अपनी औकात मत भूलो तुम। मीनाक्षी की बात सुनकर अर्चना तो चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब राजीव आता है तब अर्चना कहती है, राजीव जी बस अब बहुत हो गया, अब मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती। मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझसे अब सहा नहीं जाता। जब देखो ये लोग हमारी बेइज्जती करते रहते हैं। हम लोग इंसान हैं या जानवर? अरे एक तो मैं उसकी बेटे के भले के बारे में सोच रही हूँ और ऊपर से वो लोग मुझे ही सुना रहे हैं। अरे मैं चाची हूँ उसकी, मैं उसकी फिक्र नहीं करूंगी क्या? लेकिन अर्चना हुआ क्या है? राजीव के पूछने पर अर्चना उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद राजीव भी इस घर को छोड़कर जाने की ठान लेता है। कुछ ही दिनों में राजीव एक किराए का घर देख लेता है और अर्चना अपनी बेटी नेहा के साथ अपने ससुराल को छोड़ देती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ अब कविता को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, क्योंकि मीनाक्षी भी कविता पर ध्यान देना छोड़ चुकी थी। वो सिर्फ अपनी किटी पार्टियों पर ध्यान देती। कविता दिन रात टीवी देखा करती। ऐसे एक शाम उसके पिता घर आते हैं और अपनी बेटी कविता को आवाज लगाते हैं, कविता बेटा, बेटा कविता। जी पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या ही होगा पापा, वही लाए होगे पुराने गिफ्ट्स। और आपको लगता है कि मैं उन गिफ्ट से मैं खुश हो जाऊंगी? मोहित अब कविता की बातों को इग्नोर करके उसके हाथ में एक डब्बा देता है और कविता जब उस डब्बे को खोलती है तो उसमें एक फोन होता है। ओ पापा, आप मेरे लिए फोन लेके आए। थैंक यू सो मच पापा, एंड लव यू। कविता अब अपना फोन लेकर कमरे में चली जाती है, पर किसी को उसकी परवाह नहीं होती। वहीं नेहा लालटेन जलाकर पूरी रात पढ़ाई करती और कविता अपनी पढ़ाई से उब चुकी थी। पूरी रात फोन चलाती और अगली सुबह नेहा समय से पहले उठकर तैयार होकर स्कूल जाती, पर कविता ना तो उठती और देखते ही देखते सुबह के 10 बज जाते। मोहित के घर उनकी नौकरानी गंगू आती है। नमस्कार मेम साहब, देखो आज मैं वक्त से पहले आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आज घर जल्दी जाना है। वो का है ना, मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो हमारे सजनवा ने बोला है कि घर जल्दी आ जाना, कि हम सब घूमने जाएंगे। इसलिए मेम साहब मेरे को घर जल्दी जाना है आज। मेम साहब, भैया जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं, लगता है जल्दी ऑफिस चले गए हैं। वो कविता बिटिया भी नजर नहीं आ रही। अरे हाँ, वो स्कूल गई होगी, उसका एग्जाम आ रहा है ना। गंगू, कविता अपने कमरे में टीवी देख रही है। सारी रात वो सो नहीं पाई थी फोन की वजह से, इसलिए आज भी वो स्कूल नहीं गई। अच्छा ठीक है मेम साहब, मैं जाकर अपना काम कर लेती है। हाय हाय, देखो ना कैसी माँ है, यहाँ इसकी बेटी पगला रही है और इसे कोई फर्क ही नहीं है। जब देखो जब इसकी बेटी फोन टीवी करती रहती है, ना जाने कैसी माँ है। खैर मेरे को क्या करना, मैं तो काम करने आई है और काम करके चली जाएगी। अब गंगूबाई अपने कामों में लग जाती है। मीनाक्षी बिना फ्रेश हुए अपने हाथ में फोन लेकर बैठ जाती है। मोहित भी फोन चलाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं कविता भी मजे से टीवी देख रही थी। पूरा परिवार फोन और टीवी में घुसा हुआ था। ये देखकर गंगू को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं राजीव और अर्चना नेहा की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अरे मैं ठेला लेकर गलियों में सब्जी बेचने जा रहा हूँ। जैसे ही नेहा स्कूल से आ जाए तुम उसे खाना खिलाकर उसके साथ बैठ जाना और पढ़ाई में थोड़ी मदद करवा देना। हमारी बेटी कोई ट्यूशन नहीं ले रही, कम से कम हम ही उसकी मदद कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अरे आप फिक्र क्यों करते हो? हम है ना हमारी बेटी के साथ, हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसे काबिल बनाएंगे। अरे हम गरीब है तो क्या हुआ,
हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। हमसे जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे। और आप देखना, हमारी बेटी हमारा नाम रोशन जरूर करेगी। नेहा मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उसे किताबों से इतना प्यार होता है कि किताबों के अलावा उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता। वहीं दूसरी ओर फोन और घर के टीवी की वजह से कविता फोन से निकलकर कभी टीवी में जाती तो कभी टीवी से निकलकर फोन की दुनिया में घुस जाती। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ नेहा और कविता के एग्जाम्स बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कविता अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देकर फोन और टीवी पर पूरा ध्यान लगाती। और आज तो एग्जाम था, लेकिन कविता को अपने एग्जाम में कुछ भी नहीं आता था और वो खाली पेपर छोड़कर आ जाती है। वहीं दूसरी ओर नेहा सभी सवालों के जवाब पूरे ठीक देकर आती है। नेहा बेटा, तुम्हारा आज का एग्जाम कैसा गया? माँ, आपको पता है आज का एग्जाम बहुत ही इजी आया था। और आपको पता है मैंने जो पढ़ा था ना, वही सवाल आए थे। बस बेटा, तू पढ़ लिख कर ना अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। माँ, आप देखना, जैसा आप चाहती है ना ठीक वैसा ही होगा। मैं आपका और पापा का नाम एक दिन जरूर रोशन करूंगी। इस तरह नेहा काफी खुश होती है क्योंकि उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया था। वहीं कविता जो अपना मुंह लटकाए घर आती है, उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ मीनाक्षी उससे सवाल करती है। कविता बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? आज का एग्जाम अच्छा नहीं गया क्या तुम्हारा? नहीं माँ, मैंने जो पढ़ाई करी थी ना, उनमें से एक भी सवाल नहीं आया और ज्यादातर क्वेश्चन छूट गए मेरे। ये सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी कविता को जोरदार तमाचा जड़ते हुए उससे कहती है, इसका मतलब ये है कि तूने सारे पेपर को ऐसे ही खाली छोड़ दिया? मीनाक्षी की बात का कविता कोई जवाब नहीं देती और नजरें झुकाए खड़ी रहती है। ये देखकर मीनाक्षी को और गुस्सा आता है और वो उससे उसका फोन छीन लेती है। ये सब कुछ इस छोटे से फोन की वजह से हो रहा है। ना रहेगा फोन और ना तू फोन में घुसेगी और तू टीवी भी नहीं देखेगी। अब तो रुक जा, आज आने दे तेरे पापा को, तेरे कमरे से टीवी भी निकलवा दूंगी। सही कहती थी अर्चना, मुझे तुझ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी जो मैंने तुझ पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब तुझे छोटी बहू की याद आ रही है मीनाक्षी बहू। सही है, जब तुम्हारी बेटी को उसने पढ़ने के लिए बोला था तब तो तुम उससे लड़ने लग गई। हाँ, तो अब क्या हुआ? अब क्यों याद आ रही है छोटी बहू की? अब करना बेटी की पढ़ाई। माँ जी, यही तो गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब और नहीं। मैंने इसको बहुत अपने सर पर चढ़ा लिया। अब बस मैं जिस तरह बच्चों को अपने सर पर चढ़ाती हूँ, ठीक उसी तरह से मुझे उतारना भी आता है। नहीं माँ, ऐसा मत करो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और फोन और टीवी में ध्यान नहीं लगाऊंगी। प्लीज माँ, मैं आपसे कुछ नहीं करूँगी। मेरी आजादी मत छीनो मुझसे। कविता मीनाक्षी के सामने गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और उसके फोन को तोड़ देती है। शाम को जब मोहित घर आता है तो मोहित से कहकर वो कमरे से टीवी भी निकलवा देती है। समय गुजरता है। देखते ही देखते रिजल्ट का समय आ चुका था। नेहा ने पूरे स्कूल में टॉप किया था और इसी खुशी में अर्चना अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लिए अपने ससुराल में अपनी जेठानी के पास आती है और उसका मुंह मीठा करवाते हुए उससे कहती है, दीदी लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। मेरी बेटी ने ना स्कूल में टॉप किया है। बहुत बहुत बधाई हो अर्चना, तुम्हें आखिर तुम्हारी बेटी ने स्कूल में टॉप करके तुम्हारा नाम रोशन कर ही दिया। वैसे दीदी, कविता का भी रिजल्ट आ गया होगा, तो उसकी कौन सी पोजीशन आई है? नहीं अर्चना, मेरी बेटी ने कोई टॉप नहीं किया, उसकी कोई पोजीशन नहीं आई, बल्कि वो तो फेल हो गई इस बार। अर्चना, मुझे माफ कर दो। तुमने हमेशा मेरी बेटी के भले के लिए ही कहा, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा खरी खोटी सुनाई, जिस कारण तुमने ये घर छोड़ दिया। जब तक तुम यहाँ थी तब तक कविता तुम्हारे दबाव में आकर पढ़ लिया करती थी, लेकिन जब से तुम गई हो तब से कविता को एक आज़ादी मिल गई है और इस कारण वो फेल हो गई है। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। कविता ना आज भी पढ़ लिख कर ना अच्छे नंबर से पास हो सकती है। बस आप ना उसका टीवी और फोन चलाना कम करवा दीजिए। आप ना चिंता मत कीजिए, मैं उसे पढ़ाऊंगी और उसे पास करवाऊंगी। आप देखिएगा, वो ना पूरे स्कूल में टॉप करेगी। और इस तरह अब अर्चना कविता को पढ़ाने लगी थी। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ कविता एक बार फिर से एग्जाम देती है और इस बार वो भी स्कूल में टॉप करती है। ये देखकर सभी को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद मीनाक्षी अपनी देवरानी, देवर और भतीजी को घर वापस बुला लेती है और इस तरह सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।